ब्लॉकचेन। ये नाम सुनते ही हमारे माइंड में भी कुछ इसी तरह की इमेज बनती है। लेकिन अगर इस टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें ये ब्लॉक्स कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर्ड होते हैं। हालांकि सिर्फ इस पिक्चर के थ्रू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझना काफ़ी मुश्किल है, इसलिए आइए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू पहले ये जानते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की ज़रूरत हमें क्यों है और कैसे ये इंटरनेट से ज़्यादा रिलायबल है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव। चलिए शुरू करते हैं फैक्ट चेक। जनरली डेली लाइफ में हमें कई सारे सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट को कैरी करना पड़ता है, जैसे हमारे आइडेंटिटी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटिंग कार्ड, कॉलेज सर्टिफिकेट्स एक्सेट्रा। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे लिए नेसेसरी होते हैं। लेकिन अगर हमें कभी भी इन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना हो तो इसके लिए रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स के ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते हैं और इसके बाद ही हम इन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर पाते हैं। और हर डॉक्यूमेंट्स के लिए हमें अलग अलग वेबसाइट पेज को विजिट करना होता है, इसलिए हमें जब भी इन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना होता है तो सिमिलरली हम कुछ ऐसा ही करते हैं। अब हम इसके कंक्लूजन की बात करें, इससे पहले हम एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर हमें कभी भी ऑनलाइन पेमेंट करना हो तो सबसे पहले हम किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन पे जाते हैं, जैसे पेटीएम, फ़ोनपे एक्सेट्रा। फिर वहाँ सबसे पहले हमें अपने पर्सनल डेटा शेयर करने होते हैं, जैसे कि एटीएम पिन, कार्ड नंबर, सीवीवी नंबर, ये सब, जिसके बाद हमें एक्सेस अलाउ होता है ताकि हम पैसों का लेन देन कर सकें। इन दोनों एग्जाम्पल्स में हमें एक कॉमन सी चीज़ मिलती है, जो है सेंट्रल अथॉरिटी कंट्रोल, जहां हमारे इन सभी पर्सनल डेटा की कंट्रोलिंग पावर सेंट्रलाइजेशन है। आपको और भी बेसिकली समझा सकें इसलिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हम अपने पैसों को बैंक में रखते हैं, जिसका ओवरऑल डेटा हैंडल बैंक के थ्रू होता है, और बैंक के कुछ अपने रूल और रिस्ट्रिक्शंस भी होते हैं, जैसे कि ट्रांजैक्शन लिमिट या ओवर अमाउंट लिमिट, टाइम रेगुलरिटी इत्यादि। वहीं इसके कुछ रिस्क भी हैं, जैसे बैंकिंग फ्रॉड्स, डेबिट कार्ड फ्रॉड, बैंक अकाउंट का हैक होना। ये भी कोई नई बात नहीं रही। लेकिन इसमें समझने वाली बात यह है कि उन दोनों एग्जाम्पल्स की तरह इसमें भी कंट्रोलिंग पावर सेंट्रलाइज्ड है, जो कि बैंक के पास है, जिसके पास हमारे सभी रिकॉर्ड्स स्टोर्ड हैं, और जब तक हमें बैंक अलाउ नहीं करता हम उन रिकॉर्ड से लेजर को चेक भी नहीं कर सकते। आइए अब बात करते हैं कंक्लूजन की, जो यह है कि इन तीनों एग्जाम्पल्स में कंट्रोलिंग या हैंडलिंग पावर वो सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल है, और इसका डिसएडवांटेज ये है कि यह कभी भी करप्ट या हैक की जा सकती है। और इसी अथॉरिटी ऑफ सेंट्रलाइजेशन को रिप्लेस करने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकती है। आइए अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं और जानते हैं क्या है ब्लॉकचेन और ये किस तरह से नॉन सेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसा मशीनरी एल्गोरिदम है जो कि प्रोग्राम्ड किया गया है वर्चुअली सभी चीज़ों को रिकॉर्ड करने के लिए। इसमें रिकॉर्ड डेटा को ही ब्लॉक कहा जाता है, और ये ब्लॉक्स कंटिन्यूसली ग्रोइंग लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड हैं, जो कि एक चैन के रूप में सिक्योरली लिंक्ड होते हैं, इसलिए इसे ब्लॉकचेन का नाम दिया गया है। यह एक डिजिटल इनक्रिप्टेबल पब्लिक लेजर है, जिसमें प्रत्येक लेन देन का रिकॉर्ड दर्ज किया जाता है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ब्लॉक्स के अंदर डेटा को क्रिप्टोग्राफिक टेक्नोलॉजी के थ्रू एनकोड करके रखा जाता है, जिसे हैश कहते हैं। ये एक प्रकार की हाई सिक्योरिटी है जो ब्लॉक के डेटा को प्रोटेक्ट रखती है, इसलिए हर ब्लॉक्स का एक अपना हैश आईडी होता है, और किसी ब्लॉकचेन में हर ब्लॉक अपने प्रीवियस ब्लॉक के हैश आईडी को स्टोर करके रखता है। जैसे कि इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि यह एक ब्लॉकचेन है, इसके हैश आईडी के साथ इसके पिछले वाले ब्लॉक का भी हैश आईडी इसमें स्टोर्ड है। इसलिए अगर हम किसी भी ब्लॉक के डेटा को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो उससे उस ब्लॉक की हैश आईडी बदल जाएगी, और एक ब्लॉक के हैश आईडी बदलने से अल्टीमेटली हर ब्लॉक की हैश आईडी बदल जाएगी और पूरी तरह ब्लॉकचेन खराब हो जाएगा। इसलिए किसी भी ब्लॉकचेन में डेटा के साथ टेम्परिंग करना या डेटा को हैक करना लगभग इम्पॉसिबल है। अब हम बात करते हैं कि ब्लॉकचेन कैसे नॉन सेंट्रलाइज्ड है, और इसे समझने के लिए हम ब्लॉकचेन को बिटकॉइन से रिलेट कर सकते हैं। जैसे बिटकॉइन जो कि एक वर्चुअल करेंसी है, जो अपने ट्रांजैक्शन डेटा को स्टोर करने के लिए ब्लॉकचेन डेटाबेस का इस्तेमाल करता है, जो कि नेटवर्क में जुड़े सभी अलग अलग कंप्यूटर्स या लोगों के समूह द्वारा संचालित होते हैं। बिटकॉइन के नेटवर्क का निर्माण करने वाले इन कंप्यूटरों को नोड कहा जाता है। यह लाखों कंप्यूटर नोड्स बिटकॉइन में होने वाले हर ट्रांजैक्शन या लेन देन का हिसाब अपने पास रखते हैं,
और जब भी बिटकॉइन नेटवर्क में कोई भी व्यक्ति किसी से बिटकॉइन खरीदेगा या बेचेगा तो इस ट्रांजैक्शन की कॉपी नेटवर्क में जुड़े हर कंप्यूटर नोड के पास पहुंच जाएगी, जो कि एक ऑटो लेजर में रिकॉर्ड हो जाती है। इसलिए अगर कोई भी एक इंडिविजुअल मनमाने तरीके से कुछ बदलना चाहे तो वह नहीं बदल सकता। और इन सब चीज़ों से यह क्लियर होता है कि यह एक नॉन सेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी है। आइए अब हम जानते हैं इसके प्राइवेसी प्रोटोकॉल्स के बारे में। ब्लॉकचेन नेटवर्क में जुड़े हुए हर कंप्यूटर के पास अपना एक प्राइवेट की और एक पब्लिक एड्रेस होता है। इसे हम ऐसे समझते हैं जैसे कि हमारी मेल आईडी एक पब्लिक एड्रेस है और इसका पिन या पासवर्ड एक प्राइवेट की है। और इसी तरह ब्लॉकचेन में अल्फाबेट्स और कुछ रैंडम डिजिट्स के कॉम्बिनेशन को ही पब्लिक एड्रेस कहते हैं, जो कि कुछ इस तरह से होता है। और यही पब्लिक आइडेंटिटी भी होती है, जिससे यह पता चलता है कि किस एड्रेस से क्या ट्रांजैक्शन हुआ है, कब हुआ है और कितना हुआ है। इसके अलावा इस एड्रेस के पीछे काम करने वाले कंप्यूटर की किसी भी पर्सनल आइडेंटिटी की पहचान नहीं होती है। आइए अब हम जानेंगे यह टेक्नोलॉजी कितनी सिक्योर है। वैसे तो इंटरनेट में कोई भी चीज़ सिक्योर नहीं है, वहीं अगर हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करें तो अदर टेक्नोलॉजी के कंपैरिजन में ये काफ़ी हद तक अनहैकेबल है। ब्लॉकचेन में कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए नेटवर्क में जुड़े सभी नोड्स को एग्री होना पड़ेगा, तभी जाकर वो ट्रांजैक्शन वैलिड होगी। ब्लॉकचेन को हैक करना बैंक की तरह केवल एक सिस्टम को हैक करना जितना आसान नहीं है, बल्कि इसमें नेटवर्क में कनेक्टेड सभी सिस्टम को एक साथ हैक करना होगा, जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। और इसलिए हम यह कह सकते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अनहैकेबल है। आइए देखते हैं कि फ्यूचर में इसका उपयोग क्रिप्टो करेंसी के अलावा किन किन क्षेत्र में किया जा सकता है। फ्यूचर्स में इसका उपयोग आईटी फील्ड में सरकार की योजनाओं का लेखा जोखा, जिससे सरकार की आगामी योजनाओं की जानकारी सभी को पता चल सके। उसी प्रकार कानूनी कागजात को सहेजने, बैंकिंग और बीमा योजनाओं से संबंधित जानकारी के लिए, डिजिटल पहचान और प्रमाणीकरण में, हेल्थ सेक्टर में और ई वोटिंग या डिजिटल वोटिंग में, जिससे इलेक्शन में होने वाले स्कैम जैसे ईवीएम हैकिंग, वोट काउंटिंग में फेरबदल, इन सभी चीज़ों से छुटकारा मिल सकता है। साथ ही वोटर की आइडेंटिटी को सिक्योर भी रखा जा सकता है। लेकिन यह सब कुछ तभी पॉसिबल होगा जब गवर्नमेंट इस टेक्नोलॉजी को समझे और इसे अप्लाई करे। हालांकि कुछ प्राइवेट सेक्टर ऑलरेडी इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कई सारे डाउट्स आपके अब क्लियर हो गए होंगे। और अगर आप इसी तरह की टेक्नोलॉजी पर साइंटिफिक एनालिसिस के थ्रू वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करें। इस वीडियो में अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।